बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 3 मुद्रा एवं साख। आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, वस्तु का विनिमय नहीं होता, वस्तु का विनिमय घरेलू मुद्रा से किया जाता है, वस्तु का विनिमय विदेशी मुद्रा से किया जाता है। तो वस्तु विनिमय नहीं होता ये भी गलत होगा, ये विदेशी मुद्रा ये भी गलत है, और घरेलू मुद्रा ये भी गलत है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। जैसे मेरे पास आम है और मुझे मटर की ज़रूरत है, और मटर बेचने वाला है उसे आम की ज़रूरत है। इस प्रकार दोनों हम आपस में अपनी वस्तुओं को बदल लेंगे, यही कहलाता है वस्तु विनिमय। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की विशिष्ट विशेषता है? 4 विकल्प हैं हमारे पास। विनिमय का एक सामान्य माध्यम, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, लेखे की एक सामान्य इकाई, अस्थगित भुगतानों का माप। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मूल विशेषता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है कि दो व्यक्तियों को ऐसी दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसका वे अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के इच्छुक होते हैं। किंतु यह हमेशा इतना सरल नहीं होता कि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको आपकी वस्तु जरूरत है और आपको उसकी वस्तु की आवश्यकता है। जैसे ये एक घोड़ा बेचने वाला है, ये घोड़ा बेचना चाहता है और इसे बदले में गाय चाहिए, और गाय बेचने वाले को घोड़े की आवश्यकता है। तो ऐसा दोहरा संयोग जब तक नहीं होगा कि गाय वाले को घोड़ा चाहिए और घोड़ा वाले को गाय चाहिए, जब तक ये संयोग नहीं मिलेगा तब तक वस्तु विनिमय संभव नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामान्य रूप से स्वीकृत परिभाषा है? कोई भी वस्तु जिसका साधारणतः मूल्य संचय के रूप में प्रयोग होता हो। क्या ये मुद्रा होती है जो मूल्य संचय करते हैं? दूसरा है, कोई भी वस्तु जिसके सोने के एक निश्चित दर पर विनिमय किया जाता है, तो ये भी मुद्रा की हमारी परिभाषा नहीं है। कोई भी वस्तु जिसे बैंक स्वीकार करने के लिए तैयार है। वस्तु, ये क्या कह रहा है? वस्तु, कोई भी वस्तु जिसे बैंक स्वीकार करने को तैयार है, इसे भी हम मुद्रा नहीं कह सकते। कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है, ये कहलाती है मुद्रा। जैसे हमारे देश में मुद्रा के रूप में क्या प्रचलन में है? नोट है और सिक्के हैं। ये दोनों सामान्य स्वीकृति के रूप में, इनसे हम कोई भी वस्तु और सेवाओं को आसानी से खरीद सकते हैं। वह मुद्रा जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होने के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। परस्पर विश्वास के कारण। पूर्णकाय मुद्रा, साख मुद्रा, आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण है चेक। चेक एक न्यास मुद्रा है। इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना विश्वास पर आधारित है, ना कि सरकार के आदेश पर। यदि आपको किसी को 1,000 रुपए देना है, यदि ये उसके विश्वास पर निर्भर करेगा कि वो आपसे 1,000 का नोट लेगा या वो आपसे चेक ले सकता है। तो इस तरह से ये जो चेक है ये हम आदेशित नहीं कर सकते, ये देने वाले और लेने वाले दोनों के आपसी सहमति से ही ये मुद्रा प्रचलन में रहती है। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य बाजार में बराबर होता है, सरकार द्वारा बराबर घोषित किया जाता है, बाजार में अलग अलग होता है, आरबीआई द्वारा बराबर घोषित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाजार में बराबर होता है। पूर्णकाय मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो सिक्के के रूप में होती है।
जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य बराबर होता है। जैसे भारत में जो प्राचीन सिक्के थे हमारे अंग्रेजों के शासन काल में, 1 रुपए का सिक्का चांदी का बना होता था। किससे बना होता था? चांदी का। इस सिक्के के का जो वस्तु का मूल्य है और मौद्रिक मूल्य है वो बराबर रहता था। या हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपए के सिक्के में जितनी चांदी का उपयोग होता था उसका बाजार का मूल्य भी 1 रुपए होता था। हम चाहें तो इसको 1 रुपए के सिक्के के रूप में उपयोग करें, या हम इसे सुनार के यहाँ जाकर 1 रुपए की इसकी चांदी बेच दें। तो जो इसका मौद्रिक मूल्य है और वस्तु का मूल्य है दोनों आपस में बराबर होता है, उसे हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है कहलाती है। पूर्णकाय मुद्रा, साख मुद्रा, आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। देखिए प्रश्न में दिया है वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी होती है, इसे हम क्या कहेंगे? आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। इसमें सभी प्रकार के नोट और सिक्के सम्मिलित होते हैं जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। ये सरकार का आदेश होता है। ये नोट, ये सिक्कों को हम लेने से मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? आदेश मुद्रा। जब मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मुद्रा के वस्तु मूल्य से अधिक होता है वह कहलाती है। जब वस्तु का मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है तब क्या कहलाएगी? पूर्णकाय मुद्रा, साख मुद्रा, आदेश मुद्रा या न्यास मुद्रा। तो इसका जो उत्तर सही है वो है हमारा साख मुद्रा। साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। जैसे हमारे भारत में जो ये धातु के सिक्के बनते हैं, इनका जो बाजार मूल्य है वो वास्तविक मूल्य से कम होता है। वर्तमान में रुपए के जो सिक्के हैं मौद्रिक मूल्य से काफी कम है। यदि ये कम नहीं होता तो हम 1 रुपए के सिक्के के बजाय इसको हम धातु बाजार में जाकर बेच देते। यदि 1 रुपए का सिक्कों को आप बेचने जाएंगे तो ये इसकी जो धातु है वो 1 रुपए में नहीं बिकेगी, उसका वास्तविक मूल्य कम रहेगा। अब जो वर्तमान में सिक्के आ रहे हैं वो आप देखेंगे और छोटे छोटे सिक्के हैं और हल्के होते हैं, जबकि जो पुराना सिक्का है वो तो फिर भी बड़ा और भारी होता था। परंतु वर्तमान में जो सिक्के आ रहे हैं 1 रुपए या 2 रुपए या 5 रुपए के, उनका साइज कैसा है? छोटा है। इसका मतलब है कि उसमें छपा तो 1 रुपए है परंतु इसकी धातु का मूल्य 1 रुपए के बराबर नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? साख मुद्रा। स्थगित भुगतानों के माप के रूप में मुद्रा के कारण उत्पत्ति हुई। वस्तु बाजार की, वित्तीय बाजार की, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका वित्तीय बाजार की। मुद्रा का स्थगित भुगतान के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्थगित भुगतान वे होते हैं जिनका भुगतान तत्काल में ना करके भविष्य में किसी समय में किया जाता है। वस्तु बाजार में हमें तुरंत भुगतान करना पड़ता है, परंतु वित्तीय बाजार है जैसे कि बैंक है, यहाँ पर स्थगित भुगतान का प्रयोग किया जाता है। जब वस्तु विनिमय होता था तो मैं अपना आम लेके गई थी और तुरंत मैंने मटर खरीद लिया था, मटर वाले ने तुरंत आम ले लिया। तो यहाँ पर स्थगित भुगतान, मैंने उधारी नहीं किया। जबकि अभी मुद्रा के रूप में हम क्या कर सकते हैं? स्थगित भुगतान कर सकते हैं। जैसे हम अपना पैसा 1 लाख रुपए बैंक में जमा करके आ गए और हम 10 साल बाद जाएंगे अपना 1 लाख रुपए लेने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? स्थगित भुगतान कहते हैं। या फिर मैं अपना 1,000 रुपए मैंने जमा कर दिया और हर महीने बैंक से मैं 100-100 रुपए ले रही हूँ, ये भी क्या है? स्थगित भुगतान है। तो इस तरह से बैंक, ये जो वित्तीय बाजार के कारण, बैंक के कारण ही मुद्रा का स्थगित भुगतान संभव हो पाया है। भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने के 4 विकल्प हैं। M1, M2, M3, M4। इसमें से M1 क्या है? हमको क्या बताना है कि M1 क्या है। तो हमारे पास ये 4 विकल्प हैं। जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, जनता के पास करेंसी और मांग जमाएं, जनता के पास करेंसी और इनमें से कोई नहीं। तो
हम देख लेते हैं कि M1 बराबर क्या होता है। M1 बराबर होता है जनता के पास करेंसी C। जनता के पास जो करेंसी है जिसमें सिक्के और कागजी नोट सम्मिलित होते हैं। और मांग जमा डीडी में क्या आता है? जनता की मांग जमा है, जो हमारे बैंकों में जमा होता है पैसा। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है ना, उनमें जो पैसा जमा होता है उसे हम मांग जमाएं कहते हैं। और ओडी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है। अन्य जमा आरबीआई के पास कौन सा पैसा जमा होता है? जब बैंक अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। सरकार भी अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करती है। और अन्य वित्तीय संस्था होती है, जैसे विश्व बैंक है, आईएमएफ है, यहाँ पैसा जमा होता है। ये कहलाता है हमारा ओडी। तो M1 में जनता का पैसा आता है, बैंक में जमा पैसा आता है जो हमारा पैसा है, और आरबीआई के पास जो पैसा जमा है। इन तीनों तरह के पैसे जो जमा होते हैं वो कहलाता है हमारा M1। इस तरह से जो सही विकल्प होगा M1 बराबर ये फर्स्ट वाला ए वाला होगा, जनता के पास करेंसी, मांग जमाए और रिजर्व बैंक के पास जमाए। निम्न में से कौन सा मुद्रा पूर्ति के M1 माप का घटक है? सावधि जमा, मांग जमा, वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोष और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। यहाँ दिया हुआ M1 का माप का घटक। M1 का कौन कौन सा घटक है? अभी हमने देखा था M1 में क्या क्या आता है। जनता की करेंसी, मांग जमाए और आरबीआई के पास जमाए। तो यहाँ विकल्प कौन सा दिया हुआ है हमारा? मांग जमाए। तो सही उत्तर होगा इसका मांग जमाए। M1 का घटक कौन सा है? मांग जमा। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक करते हैं और सरकार करती है। तीनों हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति करते हैं। तो सही विकल्प होगा हमारा उपरोक्त सभी। हमारे देश में नोट छापने का काम रिजर्व बैंक करता है, और बैंक भी हम अपने बैंक से पैसा जमा करके मांग जमा के माध्यम से हमारी मुद्रा की पूर्ति करता है। इसी प्रकार सरकार भी अप्रत्यक्ष रूप में और 1 रुपए के सिक्के और नोट का जो पूर्ति का काम है वो कौन करती है? हमारे देश की सरकार करती है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति का काम करते हैं। मुद्रा की पूर्ति एक प्रवाह चर है, स्टॉक चर है, एक वास्तविक चर है, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। इससे अभिप्राय एक निश्चित समय में देश के लोगों के पास कुल मुद्रा सभी प्रकार की के स्टॉक से है। सभी प्रकार की से मतलब देश में जितने नोट हैं और जितने सिक्के हैं, इसके स्टॉक को हम क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति। भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं। कौन करता है सिक्के जारी? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। भारत में सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्के जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और आरबीआई क्या करता है? 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक के नोट जारी करने का काम हमारे देश में आरबीआई करता है। परंतु सिक्के जारी करने का काम और 1 रुपए के नोट जारी करने का काम वित्त मंत्रालय करता है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा वित्त मंत्रालय द्वारा। मुद्रा की उत्पत्ति ने एक व्यक्ति की क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को पृथक कर दिया है। एक व्यक्ति की क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को समायोजित कर दिया है। क्रय तथा विक्रय के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। दोनों ए तथा सी। मुद्रा की उत्पत्ति ने वस्तु विनिमय के दोषों को दूर कर दिया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति के द्वारा क्रय तथा विक्रय एक ही समय पर और एक ही साथ अवश्य किया जाता था। एक व्यक्ति को किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसी समय किसी ऐसी वस्तु को बेचना पड़ता था जिसकी किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार से एक मूल्य भी होना जरूरी था। परंतु ये जो हमारा मुद्रा की उत्पत्ति ने विनिमय को सुविधाजनक बना दिया है। एक व्यक्ति की क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को पृथक कर दिया है और क्रय विक्रय के क्षेत्र को विस्तृत भी कर दिया है। ये दोनों विकल्प सही हैं। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी।
निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था कहते हैं। जो भारतीय व्यवस्था है उसे हम न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था कहते हैं। जितनी करेंसी जारी की जाती है, जितनी करेंसी निकाली जाती है, उसके पीछे न्यूनतम सोना और विदेशी मुद्रा को आरबीआई को सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि भारत में मुद्रा की पूर्ति मुख्य रूप से आरबीआई ही करता है। भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी और नोट जारी करता है। इस प्रणाली में नोट छापने के पूर्व रिजर्व बैंक मतलब काफी सरकार द्वारा निर्धारित सोना और विदेशी प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार से ये विकल्प हमारा है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। किसके लिए? नोट जारी करने के लिए। उच्च शक्ति मुद्रा बराबर है केवल आरबीआई द्वारा पूर्ति की गई मुद्रा के, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति के, लोगों के पास रखे नोटों तथा सिक्के के, लोगों के पास रखी मुद्रा, नोट तथा सिक्के, वाणिज्यिक बैंकों की तिजोरी नगद के साथ साथ आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष से। उच्च शक्ति मुद्रा लोगों के पास रखी गई करेंसी जिसमें नोट तथा सिक्के, वाणिज्यिक बैंक के तिजोरी में नगद तथा आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष का कुल जोड़ है। इसे अर्थव्यवस्था की आधार मुद्रा भी कहते हैं। ये उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं? ये जो हमने पढ़ा था ना M1, जो हमारी जनता का पैसा है, वाणिज्यिक बैंकों की तिजोरी में और आरबीआई के पास, इन तीनों को जोड़ के हमने क्या निकाला था? M1 निकाला था। इसे हम उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं और इसे हम आधार मुद्रा भी कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देश का नोट जारी करने वाला प्राधिकारी एक देश का केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। केंद्रीय बैंक के विपरीत वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता। वाणिज्यिक बैंक नगद कोष के आधार पर साख का सृजन करते हैं। वे अपने नगद कोष की तुलना में कई गुना अधिक ऋण देकर मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हैं। वाणिज्यिक बैंक सामान्य जनता की जमा स्वीकार करता है, इसको हम प्राथमिक जमा भी कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी भी होगा और सी भी होगा। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? सामान्य जनता का जमा स्वीकार करते हैं और साख का सृजन भी करते हैं। और ये नोट जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं समय जमाओं के माध्यम से, मांग जमाओं के माध्यम से, ट्रेजरी बिलों के माध्यम से, विनिमय बिलों के माध्यम से। वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक को मुद्रा जारी करने या नोट निर्माण करने का अधिकार नहीं है। फिर भी ये बैंक मांग जमाओं के माध्यम से मुद्रा का सृजन करते हैं। वाणिज्यिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य साख का सृजन करना है और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपनी अंश पूंजी और जमा पूंजी की जितनी राशि होती है उससे अधिक ऋण दे देते हैं। ये इनमें से कौन सी अवधारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है? बैंक दर। बैंक दर का अर्थ आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, जब आरबीआई हमारे कॉमर्शियल बैंकों को उधार देता है जिस दर पर, उसे हम कहते हैं बैंक दर। साख निर्माण भी बैंकिंग से संबंधित अवधारणा है। नगद आरक्षित अनुपात CRR, नगद आरक्षित अनुपात को हम CRR के नाम से भी जानते हैं। वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित नगद कोष को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसे हम CRR कहते हैं। जबकि ये जो राजकोषीय घाटा है ये बजट से संबंधित पाठ का है, तो इसका जो हमारा बैंकिंग से संबंधित ये वाला नहीं है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजकोषीय घाटा। बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड
उपभोक्ता व्यय को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बढ़ाते हैं। दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक या फाइनेंशियल संस्था के द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्लास्टिक या मेटल का कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड से हम बैंक द्वारा दी गई सीमा से उधार खरीदने की सुविधा भी देता है, एक सीमा तक, कि यदि हमारे क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए है तो हम कहीं पर भी जाकर ये कार्ड का उपयोग करके वस्तुओं को खरीद सकते हैं। और कई बार यदि हमारी सीमा अधिक है, 1 लाख है, इसके बाद भी हम 1,20,000 तक का या 1,30,000 तक का सामान खरीद सकते हैं और कुछ समय के बाद हम अपने कार्ड में वापस पैसा बैंक को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये उपभोक्ता व्यय को क्रेडिट कार्ड बढ़ाते हैं। क्रेडिट कार्ड से हम खर्च अधिक करने लगते हैं, मांग भी अधिक बढ़ाते हैं। इस प्रकार कर्ज जाल में फंसने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था की मांग को भी ये बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ये, ए भी सही है और बी भी सही है। ये हमारा, आपने देखा होगा इस तरह से हमारे क्रेडिट कार्ड और वीजा कार्ड होते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य है। वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक, जिन बैंकों में हमारा पैसा जमा होता है, ये सभी बैंक आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं कभी बैंक गए होंगे, जैसे यूनियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये सभी बैंक होते हैं, ये हमारे कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण करना, लाभ अर्जित करना, लोगों को सेवाएं प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। सामान्यतः ऐसे बैंक जो साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है। वाणिज्यिक बैंक भी जिस प्रकार एक व्यापारी काम करता है, ये भी एक व्यापार की तरह काम करते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ अर्जित करना। अधिकतम साख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकते हैं आधारित होता है स्वर्ण कोषों पर, भारतीय रिजर्व बैंक के नगद कोषों पर, सावधि जमाओं पर, वैधानिक तरलता अनुपात पर। भारतीय रिजर्व बैंक के नगद कोषों के आधार पर वाणिज्यिक बैंक अधिकतम साख सृजित कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की जितनी अमानत राशि आरबीआई के पास होगी, उसी के आधार पर वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर साख का सृजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको आपको ये चैप्टर समझने के लिए आपको पहले डिटेल वाला मेरा वीडियो दिया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बैंकिंग से संबंधित। जब तक आप इसका थ्योरी या पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको वस्तुनिष्ठ हल करने में परेशानी आएगी। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप पहले डिटेल में समझ लीजिए कि किस तरह से ये जो हमारे वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये अपना पैसा कहाँ रखते हैं? आरबीआई के पास जमा रखते हैं और इसी के आधार पर ही ये अपनी साख का सृजन करते हैं। सावधि जमाएं या फिक्स डिपॉजिट वे जमाएं हैं जिनके बदले में किसी भी समय चेक जारी नहीं किया जा सकता। चेक जारी नहीं किया जा सकता, जिनके बदले में जमाकर्ता को कोई ब्याज नहीं दिया जाता। ये तो गलत है। जो मुद्रा की पूर्ति में M1 की माप का एक भाग है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आपने निश्चित है कि ये शब्द सुना होगा। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक ऐसे अकाउंट से है जहां पर हम एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और जिस पर हमको एक निश्चित ब्याज भी मिलता है। परंतु जिस राशि को आप सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट में जमा किया जाता है, उस राशि को निर्धारित चिन्हित अवधि के पहले नहीं निकाला जा सकता। इसकी अवधि कम से कम 6 महीने से अधिकतम 10 वर्ष की होती है। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे उसकी ज़रूरत अभी नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे ये 10 वर्ष के बाद ज़रूरत होगी, तो मैं ये जो अपना 1 लाख रुपए है ये बैंक में जाके 10 वर्ष के लिए मैं जमा कर सकती हूँ। यदि मुझे 1 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है तो मैं इसे चेक के माध्यम से नहीं निकाल सकती,
क्योंकि ये मैंने कितने वर्ष के लिए जमा किया था, 10 वर्ष के लिए, इसको फिक्स डिपॉजिट किया था। अच्छा, एक खासियत और होती है फिक्स डिपॉजिट की, ये सामान्य ब्याज से इसमें हमको अधिक ब्याज मिलता है, बैंक इसमें हमको थोड़ा अधिक ब्याज देती है। इसीलिए लोग प्रायः यदि उनकी निश्चित बचत है तो वो अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देते हैं। मांग जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, को कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर कहते हैं। तरल परिसंपत्तियों के रूप में नकद, सोना या अन्य प्रतिभूतियां रख सकते हैं। एसएलआर की दर को आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय समय पर परिवर्तित भी किया जाता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक बैंक है, इसका यदि 1 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, 1 करोड़ रुपए का ये ब्याज देता है, इसकी जो सीमा है 1 करोड़ रुपए है, तो आरबीआई इसको कहेगा कि आपको 10,000 रुपए हमेशा अपने पास नगद रूप में या सोने के रूप में रखना पड़ेगा। ये आरबीआई के आदेश के अनुसार होता है, ये परिवर्तित भी होता रहता है। इसको हम कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई जो है हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है। तो इसके काम कौन कौन से हैं? नोट निर्गमन यानी नोट निकालने का, साख का नियमन, देश की जो साख की व्यवस्था है वो भी आरबीआई करता है। सरकारी बैंकर, आरबीआई क्या करता है? सरकार का भी बैंक है, सलाहकार भी है और सरकार का प्रतिनिधि भी है। ये बैंकों का बैंक भी है। विदेशी विनिमय का संरक्षक, यदि आपको अमेरिका जाना है और आपको डॉलर चाहिए तो ये कहाँ जाएंगे? क्या आप अमेरिका जाके डॉलर लेंगे? नहीं, ये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी केंद्रीय बैंक करता है। अंतिम ऋणदाता, यदि हमारे बैंक को, हमारे एसबीआई में मेरा अकाउंट है, यदि एसबीआई के पास पैसा नहीं है तो ये कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। ये अंतिम ऋणदाता भी है। समाशोधन कार्य, बैंकों में यदि आपने चेक दिया है आरबीआई का, एसबीआई का चेक दिया है, एक चेक है पंजाब नेशनल बैंक का, ये एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों चेकों का जो समाशोधन का कार्य है वो भी केंद्रीय बैंक करता है। पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित जितने आंकड़े हैं उनको, उनका संकलन और प्रकाशन करने का काम भी आरबीआई करता है। आपने देखा कि इतने कार्य लगभग केंद्रीय बैंक हमेशा करता है। देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, करेंसी जारी करता है, सरकार के बैंक का कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या था? उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य हमारा केंद्रीय बैंक करता है। भारत में केंद्रीय बैंक है। कौन सा है केंद्रीय बैंक? आपको भी पता है, इतनी देर में तो वीडियो देख के आप समझ गए होंगे। कौन है हमारे देश का केंद्रीय बैंक? आरबीआई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। साख नियंत्रण से अभिप्राय है केवल साख का संकुचन, केवल साख का विस्तार, मुद्रा पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति का नियंत्रण करना है। मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के स्थिति में, या आप इसको ये समझ लो कि जब देश में बहुत महंगाई बढ़ जाती है या वस्तुओं की मांग बिल्कुल कम हो जाती है, सरकार को मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना पड़ता है। वो किसके माध्यम से करती है? आरबीआई के माध्यम से। आप ये सभी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए मेरा मुद्रा और बैंकिंग वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये जो छोटे छोटे आपको तनाव लग रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आप जब तक वो वीडियो देख के समझेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, प्रतिबंधित तरलता। हमें क्या बताना है? साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। साख नियंत्रण के दो उपाय होते हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय।
मात्रात्मक, बैंक दर, रेपो दर, विपरीत, सीआरआर, एसएलआर और खुले बाजार की क्रियाएं। और गुणात्मक है सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिक, नैतिक प्रभाव। तो ये हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, बस प्रतिबंधित तरलता नहीं दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है, साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। तो सही उत्तर होगा हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के साख नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपाय नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात, नैतिक प्रभाव और रेपो दर। साख नियंत्रण का हमको क्या बताना था, मात्रात्मक उपाय नहीं है। कौन सा नहीं है? खुले बाजार की क्रिया तो है, नगद आरक्षित अनुपात भी है, ये देखिए ये है, नैतिक प्रभाव नहीं दिख रहा है, रेपो दर तो है। तो हमको क्या बताना था, क्या नहीं है? तो सही उत्तर इसका होगा हमारा नैतिक प्रभाव। साख नियंत्रण के एक उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं की जाती हैं। देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, देश के वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है साख नियंत्रण? केंद्रीय बैंक के द्वारा। यदि मुद्रास्फीति को रोकना है तो क्या उपाय है? एसएलआर को बढ़ाता है और सीआरआर को कम करता है। एसएलआर को कम करता है तथा सीआरआर को बढ़ाता है। सीआरआर और एसएलआर दोनों को बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। मुद्रास्फीति का मतलब है, सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, महंगाई। जब महंगाई होती है तो आरबीआई कौन से उपाय करता है, कौन से मौद्रिक उपाय करता है? इसको समझने के लिए हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? अच्छा, हम एक साथ समझ लेते हैं। एक तो महंगाई और सस्ताई, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। जब ये दोनों होगा तब आरबीआई कौन से उपाय करेगी? सबसे पहला तो होता है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्ति के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। देखिए, आपको ये पता होना जरूरी है कि एसएलआर क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। यदि हमको बाजार में मुद्रा की पूर्ति को कम करना है तो एसएलआर को बढ़ा देगी। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना है तो एसएलआर को कम कर देगी। इसी प्रकार एक और होता है हमारा नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय एक बैंक की कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है जो उसे आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। और जब मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, और इसके विपरीत जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना होता है तो सीआरआर को घटा दिया जाता है। इसको आप सरलता से ऐसे याद रख लो, आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, ये बॉस बैंक है। यदि हमारे बैंक के पास यदि हमारे बैंक के पास 1 करोड़ रुपए है तो एसएलआर का मतलब है कि ये आरबीआई कहेगा कि कुछ पैसा आप अपने पास रखिए, और कुछ पैसा किसके पास रखिए, गिरवी के तौर पे आरबीआई के पास रखिए। जब ये बैंक खुद अपने पास पैसा रखता है उसे हम कहते हैं एसएलआर। और सीआरआर क्या कहलाता है? जब बैंक अपना कुछ अमाउंट, कुछ एक निश्चित राशि आरबीआई के पास जमा करती है उसे कहते हैं सीआरआर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सीआरआर और एसएलआर दोनों को बढ़ाता है। यदि देश में महंगाई को कम करना है तो सीआरआर और एसएलआर दोनों बढ़ जाएगा। यदि मंदी को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? बैंक दर को कम करने की आवश्यकता होगी और सीआरआर को भी कम करेंगे। यदि ये दोनों कम हो जाएंगे तो देश में जो मंदी है वो अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक माली ने सब्जी लेकर किसान से गेहूं लिया, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दान कहते हैं? नहीं। उपहार? नहीं। इसको हम कहेंगे वस्तु विनिमय, क्योंकि सब्जी के बदले में इसने क्या लिया? गेहूं लिया। सब्जी के बदले में क्या लिया? गेहूं लिया। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा वॉकर ने। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसने कहा? हार्टले विदर्स, मार्शल, पीगू, थॉमस। इसका सही विकल्प है हमारा मार्शल। ये कथन किसने कहा था?
मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये कथन था मार्शल का। भारतीय सिक्का है। भारतीय सिक्का प्रमाणिक है कि सांकेतिक है? प्रमाणिक सिक्का एवं सांकेतिक दोनों है या गौण सिक्का है? हमारे देश का जो सिक्का है ये प्रमाणिक सिक्का भी है और सांकेतिक सिक्का भी है। प्रमाणिक ऐसा है कि इसको सरकार प्रमाणित करती है कि ये 10 रुपए का सिक्का है, और सांकेतिक इसलिए है क्योंकि 10 रुपए की इसमें धातु का उपयोग नहीं होता, उससे कम धातु का उपयोग होता है। इसीलिए इसकी धातु कैसी है? कम है, 10 रुपए से कम है, इसीलिए ये कैसा सिक्का है? सांकेतिक। तो भारतीय सिक्का प्रमाणिक इसलिए है क्योंकि इसको सरकार प्रमाणित करती है। केंद्रीय बैंक सरकार का एजेंट है, सलाहकार है, बैंकर है, उपर्युक्त सभी है। अभी हमने देखा था कि केंद्रीय बैंक एजेंट का काम भी करता है, सरकार का एक सलाहकार के रूप में भी, और ये बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक भी है, इसीलिए उपर्युक्त सभी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना कार्य करना शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे किस नाम से जानते हैं? ब्याज दर, बैंक दर, सुरक्षा अनुपात, बिल कटौती। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को मुद्रा उधार देता है। जब कभी वाणिज्यिक बैंकों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वह आरबीआई से उधार लेता है। बैंक दर में वृद्धि होने से ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाती है, और ब्याज दर वह दर है जिस पर हम बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक दर क्या है? जब आरबीआई अपने बैंकों को जिस दर पर आरबीआई बैंक को जिस दर पर ब्याज देती है वो कहलाती है बैंक दर। यदि बैंक दर बढ़ जाती है तो ये जो हमारे बैंक है ये हमसे भी ऊंचा ब्याज दर वसूलने लगते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था, विनिमय अर्थव्यवस्था। वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जहां वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है, इसे हम वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे सीसी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा है? आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, मूल्य के संचय का अभाव, मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव, उपरोक्त सभी। एक एक करके हम समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आम वाले को मटर नहीं मिल जाएगी और मटर वाले को आम वाला नहीं मिल जाएगा तब तक वस्तु विनिमय संभव नहीं है। वस्तु विनिमय का भविष्य में धन संचय की सुविधा करने का भी अभाव रहता है। इस प्रणाली में हम केवल वस्तुओं के धन के रूप में संचय किया जा सकता है, परंतु ज्यादातर जो वस्तुएं होती हैं वो टिकाऊ नहीं होती। जैसे मैं एक किसान हूं तो क्या मैं चावल का स्टोरेज कर सकती हूँ, संचित कर सकती हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए? नहीं, क्योंकि एक समय के बाद मेरे चावल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उसका संचय नहीं कर सकती। मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव होता है। जैसे सोहन और मोहन दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की वस्तु चाहते हैं। दोनों, मोहन को चावल चाहता है और सोहन को गेहूं चाहिए, परंतु दोनों के मध्य ये कैसे निर्धारित होगा कि चावल का भाव क्या है और गेहूं का भाव क्या है? ना ही सोहन डिसाइड कर पाएगा ना मोहन डिसाइड कर पाएगा। तो ये भी समस्या वस्तु विनिमय में आती है। तो सही विकल्प हमारा होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? मुद्रा के कार्य को अनेक भागों में बांटा गया है, परंतु मुद्रा के कार्यों को विनिमय का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। मुद्रा में सर्वग्राहता का गुण होता है, इसे सभी बिना हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेते हैं। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? विनिमय का माध्यम।
संकीर्ण मुद्रा किसे कहते हैं? M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में 1 रुपए के नोट जारी करता है। भारत में केंद्रीय बैंक नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है, परंतु 1 रुपए का नोट एवं सिक्के भारत सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय करता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आज ही आप वीडियो देखने के बाद देखिए, 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट जिसमें आपको लिखा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको जारी कौन करता है? आरबीआई करती है। परंतु आप अभी ही 1 रुपए का नोट निकालिए और देखिए कि उसमें क्या लिखा है। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, यहाँ पर वित्त सचिव के साइन है। ये देखिए, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके सिग्नेचर 1 रुपए के नोट पे होते हैं। तो 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? भारत सरकार। भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक और भारत सरकार। भारत में केंद्रीय बैंक को नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त होता है, परंतु 1 रुपए का नोट और सिक्के भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय जारी करता है। परंतु बाकी जितने नोट है हमारे 2 रुपए से, वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? देश की सरकार, देश की बैंकिंग प्रणाली, दोनों। भारत में कौन करता है मुद्रा की पूर्ति? सरकार भी करती है और बैंकिंग प्रणाली भी करती है। वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है, अभिकर्ता संबंधी कार्य करता है, उपरोक्त सभी। ये जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में प्राप्त करना है, और जमा के रूप में जो पैसा प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करके ये बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों को या व्यापारियों को ये बैंक ऋण भी देते हैं। अनेक अभिकर्ता और प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य जैसे चेक है, बिल है, इसका भुगतान करने का काम भी वाणिज्यिक बैंक करता है। सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। आपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देखा होगा। पूर्ण मुद्रा, विश्वास मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और बैंक मुद्रा। इनको कौन सी मुद्रा कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। आपने तो देखा ही होगा अपने घर में पापा मम्मी का, भाई का, दीदी का ये जो एटीएम कार्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी प्रायः सभी घरों में होता है। इसको कौन सी मुद्रा कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा। भारत का व्यावसायिक बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सहकारी बैंक। कौन सा है? व्यावसायिक बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो व्यावसायिक बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, ये भी व्यावसायिक बैंक है। ये हमारा है केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ये हमारा व्यावसायिक बैंक नहीं है। ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, मुख्य बैंक है। तो ये व्यावसायिक बैंक कौन कौन से हुए? ये 3। सही उत्तर हमारा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, परंतु मैं चाह रही थी कि पूरे वस्तुनिष्ठ जो महत्वपूर्ण है एक साथ आपको दे दूं, जिससे कि आप परीक्षा में एक ही वीडियो में समझ सकें। बार बार मैं कहूँगी इस टॉपिक को, ये लेसन थोड़ा लेंदी है और समझने में भी कठिन है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, विशेषकर केंद्रीय बैंक के कार्य है और उसकी मौद्रिक पॉलिसी है। यदि आप वो समझ लेते हैं तो इस पाठ से कोई भी प्रश्न यदि आता है तो आप उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।